हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए कॉज एग्ज़ाम भी नज़दीक है और बैक टू बैक मेरी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए मुख व्याकरण, बी कान निरुक्त, सी हाथ छंद और डी नासिका शिक्षा। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो हमें बताना है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही हो जाएगा। हाथ छंद ये सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कथन कारण, ऋग्वैदिक काल में कुलपति का कार्य शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना था। कारण है कुलपति कुटुंब का वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। तो इसमें फ्रेंड्स सही कूट का हमें चयन करना है। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चतुर्थ वामदेव, पांचवा दीर्घात्मा, छठा भारद्वाज और सातवां है वशिष्ठ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पांचवा दीर्घतमा। ये सही हो जाएगा। चलिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के लिए विषामता शब्द का प्रयोग किया गया है। कारण है वी. ए. स्मिथ ने विषामता शब्द का अर्थ जनता का भक्षक लगाया है। तो इसमें सही जो कूट होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ए ऋग्वेद, ऐत्रेय व कौशिकीय, बी सामदेव जैमिनीय, सी यजुर्वेद छांदोग्य और डी अथर्ववेद कोई आर्याणक नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो सही वाला आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद छांदोग्य। ये सम्मिलित नहीं है। अगला, उत्तर वैदिक काल में राजा की एक विशिष्ट प्रकार की पत्नी को पालागली कहा जाता था। कारण है पालागल की पुत्री जिसका किसी राजा के साथ विवाह राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के हेतु किया जाता था को पालागली कहा जाता है। तो इसमें हमें सही कूट का चयन करना है। तो फ्रेंड्स ये जो कूट नंबर ए है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो चलिए ये सम्मिलित करना है हमें, कर लेते हैं इसे। निष्क का हो जाएगा गले में पहनने वाला हार। कर्ण शोभन का ये सबको पता है, कानों में पहनने वाला आभूषण। और क्रम्भ का हो जाएगा माथे का टीका। और रुकम का हो जाएगा वक्षस्थल पर धारण करने वाला आभूषण। तो इस हिसाब से हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। उत्तर वैदिक काल में निष्क, शतमान और कृष्णल का प्रचलन हो गया था। सही है। निष्क, शतमान और कृष्णल का प्रयोग सिक्कों के रूप में नहीं किया जाता था। ये तो गलत है फ्रेंड्स। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है कूट में वो सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। सुमेलित करना है इसे हमें। तो तपर्य जो है इसका हो जाएगा रेशमी वस्त्र। वाजपेय एक प्रकार का यज्ञ था। शतंतु है जो वाद्य यंत्र है ये। और वीणा वादिन का मतलब होता है वीणा बजाने वाला। तो इसका कूट नंबर ए ही मुझे तो सही दिख रहा है। हाँ, ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। कारण है यह धान, गेहूं, तिल आदि उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसलें थी। तो फ्रेंड्स इसका जो कूट नंबर डी है वो सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। तो चलिए अगला देखते हैं जल्दी से। निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन उत्तर वैदिक काल के लिए सत्य है? एक, राजा दासों को मनमाने ढंग से निर्वासित करता था। दो, ब्राह्मणों को राजा का अभिनंदन करना पड़ता था। तीसरा है सभा और समिति का महत्व पहले की अपेक्षा और बढ़ गया था। और चौथा है अभिषेक के नियम में कुछ ऐसी विधि थी जिसके अनुसार राजा को सिंहासन से उतरना पड़ सकता था। तो इसमें जो है हमें बताना है कि कौन सा सत्य है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। तीसरा गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि सभा और समिति का महत्व पहले की अपेक्षा बढ़ा नहीं था, घट गया था उत्तर वैदिक काल में। ये वैदिक काल में इसका जो महत्व था वो बहुत अधिक था। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, न चुकाए गए ऋण के बदले में दासत्व की प्रथा वैदिक काल से लेकर बुद्ध के समय तक प्रचलन में नहीं थी। दूसरा है, वैदिक काल में ऊंची जातियों की स्त्रियों को पति की मृत्यु के उपरांत ना तो संपत्ति धारण करने का अधिकार था और ना ही पुनर्विवाह करने का अधिकार था। उपरोक्त कथनों में से सही कथन हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, ना तो एक और ना तो दो। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में राजा द्वारा दी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मिलता है। दूसरा है, अथर्ववेद में वस्त्रों, दूर्श तथा बकरी की खाल, अजिन क्या का व्यापारिक वस्तुओं के रूप में उल्लेख मिलता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो जो 2 नंबर है ये सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला ये हमें अरेंज करना है, देख लेते हैं। तो मुनि का हो जाएगा पावन पुरुष जो निशब्द रहता है, ये सही है। उद्गात्री का हो जाएगा सामवेद का ज्ञाता। पुरुष का हो जाएगा आदि पुरुष ये, और आर्यभाण का हो जाएगा विवाह का संरक्षक। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है हमें ये बताना है फ्रेंड्स। तो पहला है, गोत्र शब्द एक कुल के अर्थ में सर्वप्रथम अथर्ववेद में प्रयुक्त दिखाई देता है। बी, प्रवर के कारण वैवाहिक चयन अत्यधिक सीमित हो गया। सी, श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। और डी, श्राद्ध परिवार को परिभाषित करता है क्योंकि सपिंड उस पारिवारिक समुदाय के सदस्य होते हैं जिनको श्राद्ध प्रथा में भाग लेने का अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। श्राद्ध की प्रथा का आरंभ उत्तर भारत में गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था, जो कि गलत है। उससे पहले ही हुआ करता था, ये प्रथा प्रचलित थी बहुत पहले। तो चलिए अगला देख लेते हैं। ऋग वैदिक समाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए, समाज में सती प्रथा प्रचलित थी। बी, समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। सी, समाज में केवल ब्राह्मणों के बीच सती प्रथा प्रचलित थी। और डी, समाज में केवल क्षत्रियों के बीच सती प्रथा प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही वाला आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग वैदिक काल में नहीं थी, ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई जाके आगे जाके। तो चलिए अगला देखते हैं। ऋग वैदिक काल में पुत्रहीन स्त्री को पुत्र पैदा करने के लिए किस प्रथा को अपनाने की अनुमति दी गई थी। ए, सती प्रथा। बी, जौहर प्रथा। सी, नियोग प्रथा। और डी, बहु विवाह की प्रथा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियोग प्रथा। मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता दूं। प्राचीन समय में ये प्रथा बहुत प्रचलित थी, जिसमें जो कोई निसंतान विधवा होती थी उसको अपने पति के भाई के साथ तब तक रहने की अनुमति प्राप्त होती थी जब तक उसको पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी को नियोग प्रथा कहा जाता था। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं इस चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं इस चैप्टर के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लेके आऊँगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग वैदिक काल में किस पशु की को देवताओं की उत्पत्ति से संबद्ध माना गया। ए, कुबड़दार बैल। बी, बैल। सी, गाय। और डी, गज। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में एक विशेष प्रकार की मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसका नाम क्या था। ए, लाल बर्तन। बी, काला और लाल बर्तन। सी, गेरुवर्णी बर्तन। और डी, चित्रित धूसर बर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रित धूसर बर्तन। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लेखित गण शब्द से किस प्रकार की संस्था का बोध होता है। ए, कृषकों का संघ। बी, सैनिकों से संबंधित। सी, दासों का संघ। और डी, अनार्यों का संघ। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों से संबंधित। तो फ्रेंड्स होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और हाँ, मैं और भी वीडियोज़ इसी तरह लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं कम से कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवा पाऊँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आप लोग देख ही रहे हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।